हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही एडवांस टॉपिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंपाइलर से पहले प्री प्रोसेसर अपना वर्क करता है क्योंकि इसका नाम है ना प्री प्रोसेसर, प्रीवियसली देन प्रोसेसिंग, राइट। तो इसके अंदर सारे काम होते हैं, जैसे तीन तो मेन काम होते हैं इसके। कौन कौन से? पहला होता है जैसे फाइल इंक्लूजन, फाइल इंक्लूजन जैसे हम करते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h. So if any function is not defined by us, stored in a library, then it will be declared in a header file. So ये header file को include करने का काम करता है, राइट। तो ये टास्क किसका है? प्री प्रोसेसर का। इससे शुरू होता है हैश सिंबल से। दूसरा टास्क है इसका मैक्रो एक्सपेंशन, राइट। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो, प्रोग्राम के अंदर रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जो हैश डिफाइन करके यूज करते हैं वो एक मैक्रो होता है। दो तरह के मैक्रोज होते हैं, मेरे चैनल पर जा करके देखिए, object like macro and function like macro. Then third task is conditional compilation, right? Conditional compilation. इन पे short notes भी आते हैं, you should prepare it with examples. So these are the three major tasks. Other than that, various other tasks are also there, like comments identification, because compiler को कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है कौन सी लाइन नहीं करनी है। तो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक ये रहा मल्टी लाइन कमेंट होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। सो कमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का टास्क भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है या प्री प्रोसेसर का है, स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर का है, राइट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टास्क हैं, जैसे टोकन पेस्टिंग, स्लाइसिंग, इन पर भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करें। तो चलिए उन एग्जांपल्स के थ्रू अपने इस सब्जेक्ट को, अपने इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं और कंप्लीट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हैश इफ x इक्वल टू 3। अब ये हैश इफ वाली जो ये एक लाइन लिखी हुई है ना, इस हैश इफ इज एक्चुअली कॉल्ड एज कंडीशनल कंपाइलेशन। तो सभी में देखिए हैश का सिंबल लगा हुआ है, ये हैश का एक सिंबल होता है जिसको ऐसे हम पाउंड बोलते हैं, लेकिन इसमें हम हैश का सिंबल बोलते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है या प्री प्रोसेसर का एक कमांड है। सो जो भी कोई प्री प्रोसेसर के लिए लिखा गया कोड होगा उसको हमेशा हैश से स्टार्ट होगा। सो हैश को देखते ही प्री प्रोसेसर विल बी अलर्ट and it will start executing that particular line right, and then it will perform its task and the file will be given to compiler after it. So standard C preprocessor को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्मार्ट एडिटर, राइट। ये हमारे प्रोग्राम को एडिट करता है, कुछ डेफिनेशंस को उसमें ऐड करता है, कुछ सिंबल्स को उसमें रिप्लेस करता है, जो जैसे भी हमने डेफिनेशन दी है। अब यहाँ पर इसमें हैश इफ x इक्वल टू 3, सो ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है x इक्वल टू 3। तो अगर x की जो भी वैल्यू है अगर वो 3 है तब ये कंडीशन ट्रू होगी, बट यहाँ पर x की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, राइट। सो ये चलेगा तो सही, बट क्या देगा? इट इज नॉट डिफाइंड, राइट, बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड येट। और जब भी x डिफाइंड ना हो और उसको चेक कर रहा हो प्री प्रोसेसर, सो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू क्या रहती है? 0। Remember, this is also a tricky question over here कि what will be value if x is not given any value? तब उसमें 0 होगा। So actually में यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर x इक्वल टू 3 है, x 3 है, so x है कितना? 0। तो ये तो फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया हैश इफ, तो इसके नीचे जो इसकी लाइन इसके अंदर है, ये हैश डिफाइन वाली लाइन क्या है? ये इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है। Whenever this condition will be true, only then this definition will be stored for y. So y की वैल्यू 3 कब डिफाइन होगी? जब x की वैल्यू 3 होगी, लेकिन एक्चुअली में तो x की वैल्यू 0 है, तो ये तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें ऊपर पहले से लिखना चाहिए था हैश डिफाइन x3, राइट, तो हमने किया नहीं। तो इसलिए इफ फेल हुआ है, जब भी हम जानते हैं कि इफ फेल होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी हमने पढ़ा है, तो क्या चलता है? एल्स चलता है। तो इसलिए यहाँ भी एल्स चलेगा, हैश एल्स विल एग्जीक्यूट। So whatever is given inside hash else will execute, and inside given is next statement that is defining value of y as 5. तो y में एक्चुअली में क्या स्टोर हो जाएगा? 5। और ये किसने कर दिया है? प्री प्रोसेसर ने। सो पूरे प्रोग्राम में wherever y is given it will be replaced by its definition or expansion, and that definition is 5. तो ये है macro expansion. So y is the name of macro over here. We don't have any kind of data type here, we don't have any kind of assignment operator. So अगर हमें यही चीज हमें नॉर्मल कंपाइलर में करी होती है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? int y is equal to 5, right? So you can see the difference between definition of y given by compiler and definition of y given by preprocessor.
This is the difference between them. What is the difference? There is no equal to here. Hash define is a preprocessor directive or preprocessor command given here, and semicolon is present here, but there is no need of semicolon. So wherever y is written, y will be replaced by the value 5. So compiler will never see this y. Compiler will see 5 while compilation, and the answer will be 5. Okay. So these basic things will be helpful for next questions also. So next question में देखें, right? Here it is given that hash define x3. So now x has been given a definition as 3. So wherever x is written, it will be replaced by its definition 3. Then it is in hash if not of x. Not of x will make x as 0, right? That will be false. So programming this statement will never going to execute because if has been failed just because of this not of x, because x is 3. So hash if not of x, not of x will be not of 3. 3 is a non-zero value, true value converted to 0. Then it will be 0 hash if 0. That means if will be failed. So whatever statement is given inside if or connected to this if condition will be not executing anymore. So else must execute. So else has printf quiz. Now else has printf quiz, but this printf statement will be compiled by compiler, and you know that this printf is a predefined function and it must be called inside any other function, either main or any other function, because program execution will start with main only, and inside main we have not written anything. This quiz printf quiz is written outside of main, so this will be error, and error will be in this line only, not in this line printf programming, because printf programming is not going to execute. ये तो execute ही नहीं हुआ है क्योंकि not of x 0 हो चुका है, fail हो गया है, else will execute, right? And it will work in this way. So error will be there because your statement that is going to execute printf statement is out of main. It should be within main. In previous question printf %d y was within main, right? So it will correctly print 5, but here there is no printf written inside, it is outside, so it will show error, compiler error, right? Come to the next question. As defined is equal xy is x equal to y. Now what is this is equal xy? This is actually called as function like macro, right? This is actually a macro, but looking like a function or behaving like a function, like functions in C, user defined functions, right? So name of the function, these are the parameters, and this is what? This is the definition of function. Here it is expansion of macro. So wherever in the program I have used is equal function with two parameters replaced by this expression, right? उसकी जगह पर ये expression आ जाएगा x equal to y. तो अब यहाँ पर देखें हैश इफ में इज इक्वल x0 यहाँ पर लिखा हुआ है. सो नाउ दिस विल बी replaced by what? Have you defined x over here in the entire program? No. And if any variable is not defined, then what is the default value of that variable? That is 0. उसकी तो वैल्यू 0 है, तो x को डिफाइन तो किया नहीं, राइट? सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? ये एक्सप्रेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअली में इज इक्वल x कॉमा y रिप्लेस होता है x इक्वल टू y से. तो यहाँ इज इक्वल x कॉमा 0 रिप्लेस हो जाएगा x इक्वल टू 0 से, और क्योंकि x को डिफाइन ही कुछ नहीं किया है, सो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है. तो अब जो एक्सप्रेशन बन गई वो बन गई 0 इक्वल टू 0, जिसको हैश इफ इवेलुएट कर रहा है, राइट? सो अब ये तो दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों वैल्यूज बराबर है, यानी कि ट्रू हो गया, ट्रू हो गया. सो वट एवर इज गिवन इनसाइड दिस हैश इफ विल एग्जीक्यूट एंड एग्जाम विल बी प्रिंटेड बिकॉज इट इज गिवन इन मेन. तो आउटपुट में एग्जाम आ जाएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैश डिफाइन prod a into b, right? First of all you should write exact replaced code, right? Or edited code, that what is being done by preprocessor. जो preprocessor ने लिख दिया है उसी के फॉर्म में हमको पहले अपने प्रोग्राम को लिख लेना है. तो अब इस पूरी लाइन पूरे प्रोग्राम में मेन के अंदर कौन सी ऐसी लाइन है जो प्री प्रोसेसर से रिलेट कर रही है? वो ये लाइन है जहां पर आपने prod फंक्शन को कॉल किया है. तो ये जो prod फंक्शन है, राइट, ये prod फंक्शन, यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है बेटा. यहाँ पर क्या मिसिंग है? सेमीकोलन. या तो सेमीकोलन यहाँ पर लगाएं या फिर हम सेमीकोलन यहाँ पर भी लगा सकते हैं, राइट? और यहाँ पर सेमीकोलन लगाया तो यहाँ नहीं लगाना है फिर, क्योंकि दो सेमीकोलन हो जाएंगे, या फिर यहाँ लगा दें. तो अब ये जो लाइन है prod
+2 और y -1 ये क्या हो जाएगी, हमारे पास अगर a b होता तो a इंटू बी होता। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है, x +2, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, और b की वैल्यू क्या गिवन है हमारे कोड में, y -1, यही तो है। तो अब हमारा ये रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू x +2 इंटू y -1, क्योंकि ये क्या है, a इंटू बी है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है कि a को ब्रैकेट में रखा हो b को ब्रैकेट में, नहीं, a इज x +2, तो हमने यहाँ x +2 लिख दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, a है, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, ये b है, ये ऊपर भी लिख दिया मैंने। तो इसी तरह से एक्सपेंड करना है, फिर सेमीकोलन लगा देना है। नाउ द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी रिटन ओवर हियर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 4 -1। नाउ यू कैन सॉल्व दिस एंड असाइन इट टू z इजिली। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 8 -1, what is this, this is 10, right? So that 10 value will be assigned to z and that will be printed here, so इसलिए इसका आउटपुट 10 आएगा। अब कुछ लोगों को अगर मैं इसको बोलता कि आप पॉज करके अपने आप से सॉल्व करिए इस वीडियो को बैक करके, तो आप हो सकता है कि रिजल्ट क्या निकालते, मैं बताऊं आपको, आप ये रिजल्ट निकालते 3 + 2 इंटू 4 -1। आप ए और बी को पहले अलग से सॉल्व कर लेते, फिर मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 5 इंटू 3, आंसर आप 15 दे देते, जो कि गलत होता। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, दिस इज द ट्रिक ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पर देखिए स्कैनफ नाम का एक मैक्रो है। देखिए स्कैनफ कंपाइलर के लिए एक कोड है, मैक्रो के लिए कोड नहीं है, सॉरी प्री प्रोसेसर के लिए कोड नहीं है, ये एक मैक्रो है स्कैनफ। तो जहां कहीं भी पूरे प्रोग्राम में स्कैनफ लिखा होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एंटायर डेफिनेशन along with डबल कोड। सो डबल कोड %IISC स्पेस क्विज, ये पूरा जाएगा वहां पर। सो आपके इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर अब क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पर दोबारा से पूरा लिखते हैं। सो पहला वाला स्कैनफ होगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, वही लिखते हैं, %IISC क्विज डबल कोड्स, फिर लगा है कॉमा। दूसरा वाला स्कैनफ में फिर से यही लिखना है, चलिए फिर से लिख देते हैं, %IISC क्विज डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, दो बार स्कैनफ था, ब्रैकेट था, फिर सेमीकोलन है। तो अब ये है आपका प्रिंटफ। सो व्हाट दिस प्रिंटफ इज ट्राइंग टू से, प्रिंटफ में क्या होता है, प्रिंटफ में जनरली क्या होता है, हम प्रिंटफ को इस तरह लिखते हैं ना, पहले होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। सपोज यहाँ पर लिखा हमने कि वैल्यू इज इक्वल टू %s, है ना, और यहाँ पर लिख देते सपोज हेलो, मान लिया ऐसा लिख देते, तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है वैल्यू इज इक्वल टू हेलो, क्योंकि जो %s है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर ये %s तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में चला गया, क्योंकि जो अगला पैरामीटर है वो पूरा स्ट्रिंग है, इसलिए ये %s है, ये तो इसको रिलेट कर रहा है, चला गया। ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग का पार्ट है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू और इक्वल टू थे तो ये प्रिंट होगा, सो IISC और क्विज ये तो प्रिंट हो गया पहले। फिर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारी पूरी की पूरी क्या है, वैल्यू है, तो ये एज सच प्रिंट हो जाएगी, है ना, इसी तरह से तो होना चाहिए। तो अब इसको जरा फिर से ठीक से करते हैं, जो ये %s है, %s विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलो, जैसे कि यहाँ पर है, सो वैसे यहाँ पर होगा, ये वाला %s विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस सेकंड एंटायर पैरामीटर, जैसे सेकंड एंटायर पैरामीटर यहाँ हेलो था, तो यहाँ पर ये है, तो ये तो इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक, और उसके आगे ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जब इसकी जगह पे जाएगा तो यहाँ %s भी रहेगा, और ये वाली चीज इसके आगे आ जाएगी, तो ये होगी IISC। किसी भी तरह का डाउट हो तो इस वाले एग्जाम्पल से एक बार मैच करा लीजिए, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैरेक्टर पॉइंटर है। अब यहाँ पर मैंने जो 6th और 7th क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इसको बहुत ध्यान से और आराम से करिए और फिर आपको इसकी पिक्चर क्लियर होगी। कि कैरेक्टर पॉइंटर होता है वो पूरी की पूरी वैल्यू को, पूरी पूरी स्ट्रिंग को जो डबल कोट्स में है उसको एज ए कांस्टेंट उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो कैरेक्टर एरे है वो ऐसा नहीं करता है, ठीक। तो बस वही चीज यहाँ पर ध्यान देनी है। तो अब यहाँ पर देखिए मेन से रन करना शुरू करेगा, राइट, एक कैरेक्टर पॉइंटर एस बना, ठीक बात है। एक हमने ये क्या किया है, ये हमारा जो एक कोई फंक्शन का डिक्लेरेशन है, क्योंकि हमने एक्चुअली में फंक्शन की डेफिनेशन को, ये डिक्लेरेशन है फंक्शन का, राइट, डिक्लेरेशन।
फंक्शन की डेफिनेशन को हमने एक्चुअली में नीचे बनाया है, ये है फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पर कैरे फन वाली ये पूरी डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन। और कॉलिंग हमने यहाँ पर कर रखी है, ये है कॉलिंग फंक्शन की, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन फन। तो कॉलिंग जब पहले हो और डेफिनेशन बाद में हो तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन हम चाहे मेन के ऊपर दें या मेन के बाहर दें, मेन के अंदर दें, बस हमें कॉलिंग से पहले डिक्लेरेशन देना है, इसीलिए कॉलिंग से पहले डिक्लेरेशन दिया हुआ है, दैट्स ऑल। अब हमें जैसे ही फंक्शन कॉल होगा फन, कंपाइलर तुरंत जाएगा फंक्शन पे एग्जीक्यूट करने, राइट। सो यहाँ पर एक कैर बफर नाम का एक एरे बनाएगा, बफर नाम का एक एरे बनाएगा, ठीक। बफर नाम के एरे में ये रख देगा RAM/0, सॉरी /0, है ना, इस तरह से RAM और /0 को यहाँ पर रख देगा, ये है /0, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये strcpy में ऐसा किया गया है ना, बफर रैम को बफर में डाला है, तो बफर एरे के अंदर ये आ जाएगा। फिर कह रहा है रिटर्न बफर। अब बफर है क्या? बफर इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है, तो हम बफर को अगर इस तरह से रिटर्न करें, राइट, कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक आप समझ के अगर रेफरेंस कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। हाँ, अगर इंटीजर्स का एरे होता, राइट, अगर ये इंटीजर्स का एरे होता और हम फिर कॉल बाय रेफरेंस से इसको रिटर्न कर रहे होते तो एड्रेस पे जाता, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअली में वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा है। सो यहाँ से जब हम बफर को बाहर रिटर्न करके इस एस में लेके आएंगे तो इट विल नॉट रिटर्न लाइक दिस। अगर इसको रिटर्न कराना है तो आपको डबल कैरेक्टर डबल पॉइंटर लेना पड़ेगा, यानी कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंटर एस, राइट। क्योंकि जो कैरेक्टर पॉइंटर एस है इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, या तो फिर हम यहाँ मैलॉक लगाएं, कैरेक्टर पॉइंटर एस को यहाँ पर मैलॉक लगा करके एक साइज दें पूरा, ठीक है ना, तब जो यहाँ से रिटर्न होगा वो उसमें जाएगा। या फिर हम इसको कैरेक्टर बफर को एरे ना बना करके इसको बना दें कैरेक्टर पॉइंटर, राइट, कैरेक्टर पॉइंटर बना करके इसको वैल्यू यहाँ पर दे दें हम। अब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जब यहाँ पर आपने रिटर्न किया एस के अंदर और जब एस को प्रिंट करेंगे सो इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, आइदर गार्बेज वैल्यू और नथिंग विल बी प्रिंटेड। सेम काम हम दूसरे एग्जांपल में कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर है, कॉलिंग बाद में हो रही है, इसलिए इसमें किस चीज की जरूरत नहीं है? डिक्लेरेशन की। तो मेन से रन होना शुरू करेगा, कैर पॉइंटर एस, ठीक है, एस इक्वल टू फन, ठीक है, एस को प्रिंट कर रहे हैं। अब हमारे पास फन में जब ये जाएगा एग्जीक्यूट करने, तो फन के अंदर हमने बफर नाम का एक क्या बना रखा है? कैरेक्टर पॉइंटर। ये एरे नहीं है, ये कैरेक्टर पॉइंटर है। तो कहीं पर स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग कहीं पर है RAM1, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इस पॉइंटर के पास है, बफर के पास, है ना, और वही रिटर्न कर दिया इसने, वो रिटर्न कर दिया इसने, एस को दे दिया, तो एस के पास भी वही एड्रेस आ गया। अब एस के पास आ गया यही सेम एड्रेस क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया, तो इसके पास एस के पास आ गया। इसकी हेल्प से जब प्रिंटफ में जाएंगे तो ये प्रिंट भी कर देगा। नाउ इट इज सक्सेसफुली डन, राइट। तो पिछले वाले केस में और दोनों केसेस को आप सामने सामने रख करके इस चीज को देखिए, हाउ द कैरेक्टर एरे इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, eighth question. So in eighth question there is a function fun, there is an integer pointer variable is passed, one value is given to that pointer and function is completed over here, right। value at f is equal to 10, इसका मतलब f के पास कोई एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पर हम वैल्यू 10 डाल देंगे इसकी हेल्प से। तो अब देखें जरा एरे के अंदर क्या कर रहे हैं। अब ARR 5 इंटीजर्स का एरे है, 1 2 3 4 5, तो ये हमने एक इंटीजर का एरे बना दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, राइट, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 हमने ये एरे बना दिया, ठीक। तो ये ARR नाम का एक एरे है, ये लोकेशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। तो बिफोर मॉडिफिकेशन ARR 3 प्रिंट करना है, सो ARR 3 क्या है? 4, ये है ना ARR 3, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा। अब ARR 3 का एड्रेस पास कर दिया फन के अंदर, तो ये चला गया F के पास, है ना, F के पास चला गया। F के पास क्या चला गया? ARR 3 का एड्रेस, यहाँ पर एक F है, F एक पॉइंटर है, इसके पास चला गया। सपोज ARR 3 का एड्रेस हमने यहाँ पर कुछ ले लिया है 63, मान लिया ये 60 है पहला एड्रेस, 61 62 63 64, हर एक बाइट का होगा ना, तो ये 63 है मान लिया फोर्थ का, तो यहाँ 63 चला गया F के पास। अब ये कह रहा है वैल्यू एट F, यानी वैल्यू एट 63, वहां पर जाके 10 कर दो। तो वैल्यू एट 63 पर 4 है, 4 हटा करके क्या कर दो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कर देते हैं
10, यहाँ पर कर दिया 10। तो जब हम इसको देखेंगे, इससे प्रिंट कराएंगे तो अब क्या दिखेगा, 10 दिखेगा। ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दे जरा, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन पर देखें तो यहाँ पर stdio.h है, हैश डिफाइन प्रिंट। अब देखिए ये जो स्लैश लगे हुए हैं, these slashes are actually used for line splicing। ये लाइन स्प्लाइसिंग एक प्रॉपर्टी होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, कि वो नेक्स्ट लाइन के साथ ही अगली लाइन को भी कंपाइलर को दिखाता जाएगा, कॉन्टिन्यूअस दिखाएगा, इसमें कोई गैप नहीं। क्योंकि भाई एंटर की प्रेस करी है ना, तो यहाँ स्लैशन आ चुका होगा, यहाँ भी स्लैशन, तो वो स्लैशन सारे डिलीट हो जाएंगे और ये एक सिंगल लाइन में दिखाने लगेगा। तो इस स्लैश की वजह से कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब ये प्रिंट आई लिमिट है ना, एज डिफाइन, तो ये यहाँ से डू के से शुरू होगा, डी और डू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये व्हाइल 1 के यहाँ तक जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो अब प्रिंट 03, आई की वैल्यू 0 है, लिमिट की वैल्यू 3 यहाँ पर पास कर दी गई है। जब फंक्शन, जो फंक्शन लाइक मैक्रो है प्रिंट, इसका एक्सपेंशन कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन विल एंड एट दिस व्हाइल 1। तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। सो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा उसमें 0,3 पास हो जाएगा। सो यहाँ पर अब देखिए ये जो कंडीशन चेक हो रही है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आई प्लस प्लस लेस देन लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने काम किया है, सो आई की वैल्यू 0 दे दी है। अब ये कंपाइलर करता है तो दैट विल बी अ डिफरेंट इशू, वहां पर ये गलत नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि प्री प्रोसेसर ने कर दिया है तो वो रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। सो आई प्लस प्लस में एक्चुअली में हो क्या जाएगा यहाँ पर, अब ये लेफ्ट से राइट, क्योंकि आई प्लस प्लस लगा हुआ है, यहाँ 0 पास कर दिया, तो ये एक्चुअली में आई प्लस प्लस जो है इवेल्युएट होने लगेगा। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। अब 0 हमारा किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड में, जबकि 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर वैल्यू है, इसलिए इसमें एरर हो जाएगी। इसको हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं और इसको हम एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर भी कहते हैं स्पेसिफिकली। सो ये एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर हो जाएगी। ये क्यों हुई है, ये क्योंकि प्री प्रोसेसर ने उन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है वहां पर। अगर कंपाइलर होता तो ये एरर ना आती। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू एक्स। अब इसको आप अपने आप से कर सकते हैं, इसमें a प्लस 2 है x की वैल्यू, तो ये वाली जो लाइन सॉल्व होगी तो क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू ए प्लस 2, कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ध्यान से करना है, a प्लस 2 इंटू ए प्लस 2। अब a की वैल्यू कितनी है, 5 रख दीजिए यहाँ पर, तो 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2, इसको सॉल्व करें तो 5 टू जा 10, so 5 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज 17, आंसर 17 आएगा। यानी कि आपने 49 निकाल दिया, a प्लस 2 में a की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 7 49, गलत, राइट। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें ये फंक्शन लाइक मैक्रो में फंक्शन का नेम और पैरामीटर के बीच में यहाँ पर कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यूब और एक्स के बीच में गैप है, and this gap will be identified by preprocessor and it will be an error। तो इसलिए इसमें यहाँ पर x is undeclared error आ जाएगा, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको ऐसा लिखना चाहिए था, क्यूब और उसके बाद कोई गैप नहीं होगा तब x होगा, राइट। तो ये हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, जो बचे हुए 3 क्वेश्चन 4 हैं उनको भी करके कंप्लीट करते हैं सिलेबस को और इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए, हैज डिफाइन प्रिंट, प्रिंटफ स्टार वॉर्स सेमीकोलन प्रिंटफ साइको। तो जहां पर भी प्रिंट, ये प्रिंट क्या है, मैक्रो है, ये पूरा इसका एक्सपेंशन है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन है। जहां कहीं प्रिंट लिखा है वहां पर ये दिखने लगेगा, यानी कि यहाँ पर अब प्रिंट नहीं लिखेगा, यहाँ पर ये दो, ये जो लाइन है पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है प्रिंटफ स्टार वॉर्स और फिर सेमीकोलन है, फिर प्रिंटफ और क्या लिखा है, साइको। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो जब कंपाइलर इसको एवेलुएट करेगा तो कंपाइलर क्या कहेगा, कंपाइलर को कैसे दिखेगा, मेन इंट एक्स इक्वल टू 1, करेक्ट, इफ एक्स माइनस माइनस, ये भी ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट तो यहाँ तक टर्मिनेट हो गया सेमीकोलन की वजह से, और दूसरा स्टेटमेंट ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब है इफ के अंदर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट रखने की कोशिश की गई है, लेकिन करली ब्रेस लगाए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्स जो है वो इफ से डिटैच हो जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो करेक्ट वे ये है कि इसको ब्रैकेट में रखा जाए। अब एल्स करेक्ट है, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट लगे नहीं है ना, यहाँ तो ब्रैकेट लगे नहीं, यहाँ तो ऐसा है। तो ऐसा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर है मिसप्लेस्ड एल्स एरर या एल्स विदाउट प्रीवियस इफ।
ठीक, क्योंकि इफ और एल्स डिटैच हो गए आपस में, एल्स में कोई कंडीशन है नहीं, एल्स डायरेक्टली इफ से रिलेटेड है, लेकिन बीच में इस स्टेटमेंट ने एक गैप जनरेट कर दिया है इफ और एल्स के बीच में। अगर एक ही स्टेटमेंट होता है तो कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दो स्टेटमेंट्स हैं, देन कर्ली ब्रेसेस आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोकन पेस्टिंग एंड हैंडल्ड बाय प्रीप्रोसेसर। टोकन पेस्टिंग, पेस्ट कर देना, चिपका देना, जैसे G और G2 के बीच में दो हैश लगाने से ये टोकन पेस्टिंग का कमांड बन जाता है। तो जहां कहीं भी पूरे प्रोग्राम के अंदर ऐसा फंक्शन लाइक मैक्रो है और उसकी डेफिनेशन में टोकन पेस्टिंग है, तो जहां कहीं भी दो पैरामीटर आएंगे टोकन पेस्टिंग से वो सिंगल पैरामीटर बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, where और 12, ये दो पैरामीटर हैं, तो ये एक सिंगल बन जाएगा where 12, यानी कि फंक्शन के अंदर f के अंदर where 12 दिखेगा कंपाइलर को, where और 12 दो नहीं दिखेंगे, कंपाइलर क्या दिखेगा, where 12, where 12 की वैल्यू 100 है, 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हैश डिफाइन मैक्स 1000, ओके, मैक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसको 1000 बताया गया। फिर मेन के अंदर गए इंट मैक्स इक्वल टू 100 और प्रिंट एफ में मैक्स कर रहे हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने जब अपना काम किया तो पूरे प्रोग्राम में जहां जहां भी मैक्स है वहां क्या डाल दिया उसने, 1000। तो आपके इस मेन को इसने दोबारा से जब लिखा स्मार्ट एडिटर यानी प्री प्रोसेसर ने, तो लाइनें क्या बन रही हैं, यहाँ पर होगा इंट, अब ये मैक्स भी तो रिप्लेस हो जाएगा 1000 से, तो यहाँ हो जाएगा इंट 1000 इज इक्वल टू 100। क्या ये लाइन मीनिंगफुल है? यस, ये मीनिंगफुल नहीं है। दूसरी वाली लाइन तो करेक्ट है, लेकिन हम कंपाइलर में जानते हैं कि अगर एक भी लाइन इनकरेक्ट हो गई तो आउटपुट नहीं आता है, तो ये रिटर्न 0 तक मैंने पूरा लिख दिया है। तो ये लाइन इनकरेक्ट है और इसमें क्या एरर है, आप एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर बोल दीजिए या कंपाइलर एरर बोल दीजिए, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमने कांस्टेंट वैल्यू दे दी है, वो नहीं हो सकती, यहाँ वेरिएबल का नाम होता है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, गेट एस हैश एस। अब ये हैश एस यहाँ पर ये भी नीचे मैंने हिंट भी दिया है, प्रीप्रोसेसर ऑपरेटर हैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग आर्गुमेंट इनटू स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट को स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना गेट एस, तो हैश एस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो ये str है, तो गेट IISc क्विज, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हैश IISc क्विज। ठीक, हैश IISc क्विज। अब ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डबल कोट्स में IISc क्विज, डबल कोट्स में हो जाएगा बस, और ये str में जाकर के प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, थैंक यू।